बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट शुरू कर चुके हैं। मैट्रिसेस के बारे में आप पढ़ चुके हैं, आज डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 2.4.2 का आगाज़ करेंगे। पहले आपने मैट्रिक्स को डिफ़ाइन किया, अब डिटर्मिनेंट क्या है, पहले डिटर्मिनेंट को डिफ़ाइन करते हैं। डिटर्मिनेंट क्या चीज़ होती है? डिटर्मिनेंट इज़ अ स्केलर वैल्यू दैट कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट जो है एक स्केलर वैल्यू है जो कहाँ से हासिल होती है? कोई भी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसके एलिमेंट से हासिल होती है। मसलन फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये है स्क्वायर मैट्रिक्स ए, देन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज़, उसको ऐसे डिनोट करेंगे DET, डेट ऑफ ए, या ए के इर्द गिर्द बार लगा देंगे। ये डिटर्मिनेंट की नोटेशन है और स्क्वायर ब्रैकेट्स को ख़त्म करके बार लगा देंगे। और ये किसके बराबर होगा फिर? दिस इज़ इक्वल टू, इसको इससे डायगोनली मल्टीप्लाई करें, AD माइनस BC। ठीक है जी, ये है डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन और डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 को एक्सपेंड करने का तरीका। अब जो है, अगर डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाए ऑर्डर 3 का, तो आपने उसको कैसे एक्सपेंड करना है वो तरीका देखें। एग्जाम्पल है जी, एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल बना लेते हैं हम। एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट, एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट। ये एक डिटर्मिनेंट है जी आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस डिटर्मिनेंट को आपने एक्सपेंड करना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट को आप 6 तरीकों से एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको हम रो 1 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 2 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 3 से भी, कॉलम 1 से भी एक्सपेंड किया जा सकता है, कॉलम 2 से भी और कॉलम 3 से भी। मैं आपको पहले आर्ट सिखाता हूं कि आपने रो 1 से कैसे एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड फ्रॉम R1, एक्सपेंड फ्रॉम रो 1। अच्छा, अब आपने ना एक फार्मूला याद रखना है, प्लस से शुरू करना है, माइनस प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट साइन आते जाएंगे, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। ठीक है, अब इसको मैं एक्सपेंड करने जा रहा हूं रो 1 से। ठीक है, ये रो 1 है, यहां से मैं इसको एक्सपेंड करना चाहता हूं। एलिमेंट का इंतखाब यहां से और साइन हम यहां से चूज करेंगे। गौर से आपने देखना है इसको एक्सपेंड करने का तरीका। ऑर्डर 2 का तो एक्सपेंड करना आ गया ना आपको। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इसके साथ। मतलब 1 2 3 4 अगर होगा तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 के साथ, तो आंसर आ गया -2। ठीक है, ये ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट आपको एक्सपेंड करना आ गया है। अब इसको एक्सपेंड करना है फ्रॉम R1। सबसे पहले तो साइन का इंतखाब करेंगे। यहां पे क्या है? प्लस। हम यहां पे ले लेंगे प्लस, और पहला एलिमेंट क्या है यहां पे? 1। उसके बाद 1 के नीचे वाला कॉलम ख़त्म, उसके सामने वाली रो ख़त्म। ये देखें जी, अब आपको क्या नज़र आ रहा है? 5 6 8 9, वो यहां पे लिख लें, 5 6 8 9, राइट। उसके बाद अगला साइन है माइनस का, तो यहां पे हम लगा देंगे माइनस। और अगला एलिमेंट क्या है? 2, यहां पे लगा देंगे 2। अब 2 के नीचे वाला कॉलम खत्म, सामने वाली रो खत्म। अब आपको क्या नजर आ रहा है? 4 6 7 9। ये देखें, 4 6 7 9, राइट। उसके बाद अगला साइन क्या है? प्लस का, प्लस। और उससे अगला एलिमेंट क्या है? 3। यहां पे लिख देंगे हम 3। अब 3 के
नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाली रो ख़त्म, आपको क्या नज़र आया? 4 5 7 8, वो यहां पे लिख दें 4 5 7 8। तो आपने क्या किया, जो गिवन डिटर्मिनेंट था उसको ऑर्डर 3 को ऑर्डर 2 में कन्वर्ट कर दिया, और ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं उसका मेथड आपके पास है। यह आ गया +1 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9.45 माइनस 48 -2 इंटू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जिस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे। 9 चौका 36 -42 प्लस 3 इंटू 8 4 32 माइनस 35। अब हम इसको हल करते हैं, तो हल करने से हमारा आंसर क्या आ गया, यहां पे आ गया -3, 36 में से 42 के बाकी रह गए -6, -2 से ज़रब दे के +12 आंसर आ गया जी। 32 में से 35 के बाकी रह गए -3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया -9। तो ये बन गया -12 +12, तो मिल मिला के आंसर इसका किसके बराबर आ गया? 0। ये मैंने इसको एक्सपेंड किया है R1 से। अगर आप चाहें तो इसको R2 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, R3 से भी, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2। अब मैं प्रैक्टिस करवाता हूं, इसी एग्जांपल को हम एक्सपेंड करते हैं रो नंबर 2 से। वही सेम क्वेश्चन है, अब इसको मैं R2 से एक्सपेंड करूंगा और आप देखेंगे कि इसका आंसर वही आएगा। अब R2 क्या है, यहां पे ये वाली R2 है, यहां से एक्सपेंड करना चाह रहा हूं। ये मैंने कहा था फार्मूला याद रखते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब इधर से दूसरी रो ली है तो इधर से भी दूसरी रो ही लेंगे हम, ठीक है। अब पहला एलिमेंट साइन कौन सा है, यहां पे पहला माइनस है, माइनस आ गया। इधर पहला एलिमेंट क्या है, 4 4। अब 4 के नीचे वाला जहां पे 4 आ रहा है ना, वो वाला कॉलम खत्म और सामने वाली रो खत्म। क्या नजर आया, 5 6 8 9, 5 6 8 9, ठीक 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 ठीक। उसके बाद अगला साइन क्या है, प्लस का साइन आ गया प्लस, और यहां पे है 5। एक और बात बताता चलूं कि अगर यहां पे ये माइनस था ना, तो अगर ये -4 होता तो इस माइनस से मिलकर उसने प्लस हो जाना था। अब 5 के नीचे वाला जो है वो जिस चीज में 5 आ रहा है वो कॉलम खत्म और वही उसके पैरेलल रो खत्म। तो क्या नजर आया, 1 3 7 9, 1 3 7 9। -4 इंटू, ये मैंने गलत लिख दिया, ये -4 इंटू ये वाला कॉलम खत्म और ये वाला रो खत्म होना था, तो 2 3 8 9 आना था, 2 3 8 9, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया जी, फिर अगला साइन क्या है, माइनस का, माइनस। इधर एलिमेंट क्या है, 6 6 लगा दिया। अब 6 के सामने वाली रो खत्म और ये कॉलम खत्म, तो क्या नजर आया, 1 2 7 8। यहां पे लिख देंगे 1 2 7 8। अब ये ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट बन चुका है। ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ये आ गया -4, 9 दूनी 18 -24 +5 9 -21 -6 इंटू 8 -14। सिंप्लीफाई करें जी इसको, 24 में से 8 के बाकी रह गए -6, 6 चौका 24 प्लस का हो गया, प्लस 9 में से 21 12, 12 5 60, माइनस का 60 आ गया, -60।
8 में से 14 के बाकी रह गए -6, -6 जमा 6 ज़रब 6, 6 6 का 36। वाह, एक मरतबा फिर आपने देखा कि आंसर आ गया आपका 60 - 60 = 0। तो जहाँ से मर्ज़ी एक्सपेंड कर लें डिटर्मिनेंट को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब ये तो था डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का तरीका। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें तो वो बड़े बड़े लंबे हो जाते हैं। तो मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि उस तरह के जो लंबे लंबे किस्म के जो क्वेश्चंस हैं उनको बजाय इसके कि एक्सपेंड किया जाए, उनके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाई। उन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना, बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करना इंतहाई आसान हो जाता है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं डिटर्मिनेंट की, वो क्या हैं। पहली प्रॉपर्टी का प्रूफ देखें ज़रा आप, कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स फ़र्ज़ कर लिया है 2 3 7 4, ठीक है। अब आप इसका डिटर्मिनेंट लें, ए डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ जाएगा 2 3 7 4। तो आंसर आ गया जी आपका 8 - 21 -13 के बराबर आंसर आ गया। अगर आप ए ट्रांसपोज लेते हैं तो ए ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि इसका कॉलम, पहली रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना दे। अब ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लें आप, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ये किसके बराबर आया, दैट इज आल्सो इक्वल टू 4 2 8 -21। तो आंसर इसका भी -13 के बराबर आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बराबर होगा। मैट्रिक्स के चक्रों में आप छोड़ें, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट और उसका ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट जो है वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। या यूँ भी लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज अनअल्टर्ड, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट is unaltered if we change its rows into column। अगर हम इसकी रोज को कॉलम में चेंज कर दें, यानी बात वो किसकी कर रहा है, ट्रांसपोज की ही बात कर रहा है। तो डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपस में बराबर होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है, इफ़ वी इंटरचेंज एनी टू एडजेसेंट रोज आर कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट देन चेंज द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट। मसलन फ़र्ज़ किया, इसी एग्जांपल को हम लेते हैं 2 3 7 4, ठीक है। इसको आपने एक्सपेंड किया था तो आंसर आया इसका 8 -21 -13 आया, ठीक है। अगर मैं इस रो को ऊपर ले जाऊँ और इसको नीचे ले आऊँ, ठीक है, 7 4 को ऊपर ले गया मैं, 2 3 को नीचे ले आया, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि रोज़ को इंटरचेंज कर दिया। ये ऑर्डर 2 के लिए भी है, ऑर्डर 3 के लिए भी है। अब इसको एक्सपेंड करके देखें तो ये आ गया 21 - 8, जवाब आ गया 13। तो ये देखें, इधर माइनस आ रहा था, उसका साइन चेंज हो गया। तो जब भी आप कोई सी दो करीबी रोज़ या दो करीबी कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। एडजेसेंट का मतलब होता है करीबी। ऐसा ना हो कि मसलन ये आपके पास है 2 3 1 1 4 7 2 1 3, ठीक है। अगर आपके पास ये डिटर्मिनेंट है तो इन दोनों को इंटरचेंज किया जा सकता है, पहली और तीसरी को इंटरचेंज नहीं कर सकते। इसी तरह ना ही आप पहले और तीसरे कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, पहले और दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं, दूसरे और तीसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं। जो करीबी नज़दीक होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, उनको आप चेंज कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है, इफ़ एनी टू रोज आर टू कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज़ 0, ठीक है। अगर दो रोज आइडेंटिकल आ जाएं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। मसलन ये देखें 1 2 है, ये भी 1 2 है। इसको एक्सपेंड करके देखें तो ये क्या आ गया 2 - 2, आंसर किसके बराबर आ गया 0, क्योंकि पहली और दूसरी रो आइडेंटिकल है। इसी तरह दो कॉलम भी आइडेंटिकल हैं।
तो ऑर्डर 3 का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। 1 2 3 1 2 3 दो रोज आइडेंटिकल हैं, 4 5 6। आप इसको एक्सपेंड करके देखें, आंसर विल बी 0। आप इसको खुद ट्राई करें, ठीक है जी। चौथी रो है, इफ़ ऑल दी एंट्रीज ऑफ ए रो आर कॉलम ऑफ ए इफ़ ऑल दी एंट्रीज ऑफ ए रो आर कॉलम, किसी एक रो या एक कॉलम के अगर सारे एलिमेंट 0 के बराबर आ जाएं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी। मसलन ये देखें 0 0 2 3, इसको एक्सपेंड करके देखिए, इसके इस रो की सारे एलिमेंट 0 के बराबर है, तो ये आ गया दिस इंटू दिस 0 माइनस 0, आंसर 0 के बराबर आ गया। इसी तरह अगर आप ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसके लिए भी सेम सिचुएशन है, ठीक है। 1 2 3 0 0 0 1 7 5, ठीक है। इसको भी आप एक्सपेंड करके देखेंगे तो आंसर इसका किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ये 4 प्रॉपर्टीज थी, अभी 4 को डिस्कस करना बाकी है। आइए अब हम 5वीं प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट बाय अ नॉन जीरो स्केलर के, अगर हम कोई हमारे पास डिटर्मिनेंट है, मसलन फ़र्ज़ किया कि मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4, ठीक है। तो मैं इसी किसी एक रो को के के साथ ज़रब दे देता हूँ, ठीक है। ये के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पहली रो को, तो ये आ गया के 2 के 3 4, ठीक है। अब इसका आंसर किसके बराबर आया, इसको ए डिटर्मिनेंट ही रहने दें आप, ठीक है। इज़ इक्वल टू, अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो पहले इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं। 4 माइनस 6, जवाब किसके बराबर आ गया, -2 के बराबर। और यहाँ पे देखें ये क्या आया, 4 के माइनस 6 के, 4 के में से 6 के, बाकी कितने रह गए, -2 के। और -2 किसके बराबर है, ये तो डिटर्मिनेंट के बराबर है। के इंटू -2 की जगह पे आ गया ए डिटर्मिनेंट। तो ये देखें हमने इसकी किसी एक रो को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया तो पूरे का पूरा डिटर्मिनेंट के से मल्टीप्लाई हो गया। यानी इस प्रॉपर्टी का दूसरा मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है तो उसकी किसी रो में से कोई चीज़ कॉमन निकलती हो तो वो आप निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर किसी कॉलम में से कोई चीज़ कॉमन निकलती हो तो वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अब देखें के कॉमन निकल रहा था, के कॉमन निकाल दिया, इज़ इक्वल टू के टाइम ऑफ डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये मैंने साबित भी कर दिया है। इसको एक्सपेंड किया तो -2, फिर के के साथ रो को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया तो के टाइम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आ गया। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 5। आइए अब हम प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ़ ईच एंट्री ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स, अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है उसका एक कॉलम जो है वो 2 टर्म्स के ऊपर मुश्तमिल हो। मसलन ये देखें A1 प्लस अल्फ़ा, B1 प्लस बीटा, A2 B2, ठीक है। यानी ये जो डिटर्मिनेंट है इसके एक कॉलम के एलिमेंट दो एंट्रीज के सम के बराबर हैं। इफ़ ईच एंट्री ऑफ ए रो आर कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स, यानी ये जो पहला कॉलम है इसकी हर टर्म 2 टर्मों के ऊपर कंसिस्ट मुश्तमिल है, देन डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट। तो ये 2 डिटर्मिनेंट्स के बराबर होगा। प्लस से पहले क्या आता है, A1 और B1, ये दूसरा कॉलम एज इट इज़ रहेगा। प्लस अगले कॉलम में, अगले डिटर्मिनेंट में प्लस के बाद क्या आता है, अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब आप इसका प्रूफ करना चाहें तो पहले इसको आप लेफ़्ट हैंड साइड लें, लेफ़्ट हैंड साइड को आप एक्सपेंड कर लें, उसके बाद राइट हैंड साइड को लें, उसको एक्सपेंड कर लें तो आपका प्रूफ हो जाएगा। लेफ़्ट हैंड साइड A1 प्लस अल्फ़ा A2, B1 प्लस बीटा B2। इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, B2 इंटू A1 प्लस अल्फ़ा माइनस A2 B1 प्लस बीटा,
दिस इज़ फर्दर इक्वल टू A1 B2, A1 B2 को मैंने पहले लिख लिया, फिर माइनस A2 B1 को लिख लिया मैंने, फिर प्लस B2 अल्फ़ा माइनस A2 बीटा, राइट। ये आगे लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आएगा, A1 A2 B1 B2 प्लस अल्फ़ा बीटा A2 B2। लो जी, इसको एक्सपेंड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1 प्लस अल्फ़ा B2 माइनस A2 बीटा। ठीक है जी। तो सो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर आ गई। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों का जवाब सेम आ गया। इसका जवाब भी चेक कर लें, इसका जवाब भी चेक कर लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको दो टोटो में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये यहाँ पे तो दो कॉलम, एक कॉलम के एलिमेंट थे ना, अगर एक रो के एलिमेंट भी होते तो भी हम उसको ऐसे ही लिख सकते थे। मिसाल के तौर पर ये देखें, अगर ऐसे हो जाता A1 प्लस अल्फ़ा, फिर आगे आ जाता A2 प्लस बीटा, यहाँ पे B1 B2 कर दें आप, तो ये भी किसके बराबर होगा। अब प्लस से पहले क्या आ रहा है, A1 A2 B1 B2, प्लस के बाद क्या आ रहा है, अल्फ़ा बीटा B1 B2। तो चाहे किसी एक रो के हर एलिमेंट दो एलिमेंट के सम के बराबर हो, या एक कॉलम के हर एलिमेंट दो एलिमेंट के सम के बराबर हो, तो उसको एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट हम लिख सकते हैं। अगर आप इसका प्रूफ चाहते हैं तो वो भी आप वैसे ही कर सकते हैं जैसा कि हमने इधर किया है। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड करें, उसके बाद राइट हैंड साइड को एक्सपेंड करें, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को करने के बाद आपको बहुत लाइसेंस मिलने वाले हैं। यानी आप अगर दो कॉलम्स को ऐड करना चाहेंगे डिटर्मिनेंट के, तो उनको ऐड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे कर सकते हैं। किसी दो रोज़ को ऐड करना चाहेंगे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले आइए इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ एनी रो की बात कर लें या कॉलम की बात कर लें, इफ़ एनी रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए नॉन जीरो स्केलर के, अगर आप किसी भी रो को, कोई डिटर्मिनेंट है आपके पास, ठीक है, मसलन फ़र्ज़ किया कि मेरे पास ये एक डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3, मैं लिख दूँ यहाँ पे, वी हैव टू प्रूव, हमें साबित करना पड़ेगा प्रूफ। ठीक है जी, वी हैव टू प्रूव। फ़र्ज़ किया कि ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है जी, गौर से देखिएगा ज़रा, C1 C2 C3 तीसरी रो आ गई जी। ठीक है, ये एक डिटर्मिनेंट है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसकी किसी एक रो को, चाहे इसको K के साथ मल्टीप्लाई करें। इफ़ एनी रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट, कॉलम को फिलहाल भूल जाएंगे ना, क्योंकि जो रो के लिए है वो कॉलम के लिए भी है। इफ़ एनी रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए नॉन जीरो स्केलर K, बस हम फ़र्ज़ कर लिया कि मैं इसको नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगी, KB1 KB2 KB3। ठीक है, K से मल्टीप्लाई कर दिया एंड द रिजल्ट इज एडिड, और ये जो रिजल्ट आया है इसको ऐड कर दें करस्पॉन्डिंग एंट्री ऑफ अनदर रो। अब ये जो रिजल्ट आया है इसको इसमें जमा कर दें या इसमें जमा कर दें। चलो फ़र्ज़ किया कि मैं ऊपर वाली में जमा कर देता हूँ, A1 प्लस K टाइम ऑफ B1, A2 प्लस K टाइम ऑफ B2, A3 प्लस K टाइम ऑफ B3। ये आ गया B1
B2 B3, C1 C2 C3। तो कहता है ये जो नया डिटर्मिनेंट आया है ना, ठीक है, ये जो नया डिटर्मिनेंट आया है ये पहले वाले डिटर्मिनेंट के बराबर होगा, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, जो जवाब इसका आएगा वही इसका आएगा। ठीक है, फिर दोबारा देखें, अगर आप किसी भी रो को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करें, यानी इसको नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करें, किसी दूसरी रो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में जमा कर दें, इसमें जमा कर दें या इसमें, यानी आप ऐसे भी लिख सकते थे कि C1 प्लस K टाइम ऑफ B1, C2 प्लस K टाइम ऑफ B2, C3 प्लस K टाइम ऑफ B3। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो ये हमने जो है ये साबित करना है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बाद हमें बहुत कुछ जो है वो इख्तियारात मिलने वाले हैं। हम ऐसा करते हैं कि राइट हैंड साइड को ले लेते हैं और प्रूव कर देंगे कि वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। A1 प्लस KB1, A2 प्लस KB2, A3 प्लस KB3। अब जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली हैं ना अब तक, उनका इस्तेमाल होने जा रहा है। यह आ गया B1 B2 B3, C1 C2 C3। अभी एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी कि किसी भी अगर रो के या कॉलम के एलिमेंट हों एज ए सम ऑफ टू एलिमेंट, तो उसको आप एज ए सम ऑफ दो डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। यानी दरमियान में प्लस है ना, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, इस एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखा जा सकता है। ठीक है, वो कैसे? वो ऐसे कि प्लस से जो पहले वाले हैं ना, A1 A2 A3, ये पहले वाले में आ जाएंगे, A1 A2 A3। ठीक है, और प्लस के जो बाद वाले हैं KB1 KB2, ये दूसरे डिटर्मिनेंट में आ जाएंगे, KB1 KB2 KB3। ठीक है, बाकी जो है इसकी रोज ऐसी की ऐसी रहेंगी, B1 B2 B3, C1 C2 C3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी रो में से या कॉलम में से कोई चीज़ कॉमन नज़र आए तो वो आप कॉमन ले सकते हैं। तो टेकिंग K कॉमन फ्रॉम R1 से आप K कॉमन ले लें, तो व्हाट यू विल गेट? A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3 प्लस K यहां से कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया B1 B2 B3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। अरे वाह, इधर तो देखो जरा, हमने कहा था कि अगर कोई सी दो रोज आइडेंटिकल होंगी तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, तो ये आ गया A1 A2 A3, तो यार ये किसके बराबर आ गया फिर? शाबाश, इसकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी, C2 C3 प्लस K टाइम ऑफ 0। उसकी वजह क्या है? बिकॉज R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, एक जैसी हैं भाई, एक जैसी हैं। अगर कोई सी दो रोज एक जैसी होंगी या दो कॉलम एक जैसे होंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। K इंटू 0 0 के बराबर आ गया ये, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। अब यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 0, और 0 को किसी में भी ऐड करें जवाब 0 के बराबर आएगा, तो इसलिए वो लिखने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। और ये किसके बराबर आ गया? ये थी जी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। तो आपने क्या किया कि राइट हैंड साइड को लेके साबित कर दिया कि वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो यही तो हमने साबित करना था कि अगर आपके पास ये डिटर्मिनेंट है, उसकी किसी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए किसी दूसरी रो के अंदर, तो पहले वाला डिटर्मिनेंट और बाद में आने वाला डिटर्मिनेंट आइडेंटिकल होंगे। अब यहाँ से अब हम एडिशन ऑफ 2 rows and subtraction of 2 rows, addition of 2 columns and subtraction of 2 columns के रिजल्ट अखज़ करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, भी अगर देखें K तो कोई स्केलर नंबर है ना,
तो ये +1 भी हो सकता है। अगर k 1 होगा तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा ये फिर, a1 + b1, a2 + b2, a3 + b3। ये दो रोज एज इट इज, b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो यहां से हमें एक लाइसेंस मिल गया कि अगर हम किसी भी रो को चाहें तो दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको उठाकर इसमें ऐड कर सकते हैं, इसको उठाकर इसमें ऐड कर सकते हैं, इसको उठाकर इसमें ऐड कर सकते हैं। यही मतलब हुआ ना इसका। ये यूं लग रहा है जैसे इसको और इसको ऐड किया गया है। ठीक है, दूसरी रो को पहली रो में ऐड कर दिया गया है। जो काम आप कॉलम के लिए रो के लिए कर रहे हैं वो कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। और अगर k -1 के बराबर आ जाता है तो फिर क्या होगा, कालिया, फिर तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इज इक्वल टू, अगर k -1 के बराबर आ गया तो इसको लिखा जा सकता है a1 - b1 a2 - b2 a3 - b3। इसका मतलब क्या हुआ भाई फिर? इसका मतलब है कि आप किसी भी दो रोज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये देखिए क्या किया गया है, इसको पकड़कर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो बस आप साबित हुआ कि आप यानी इस प्रॉपर्टी का फायदा क्या हुआ कि हम किसी भी दो रोज को ऐड कर सकते हैं, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं किसी एक रो को दूसरी रो से -1 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल जो है ये प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसका आगे क्वेश्चंस में आप देखेंगे होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए अब इसकी लास्ट जो प्रॉपर्टी है, पहले तो 7 ही होती थी, अब 8वीं जो है इन्होंने और दे दिया है, एडिशन कर दिया है। अब 8वीं प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8, इफ़ अ मैट्रिक्स इज इन ट्राइंगुलर फॉर्म। अब ट्राइंगुलर फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है, दैट इज़ नॉट डिफाइंड बिफोर द चैप्टर। तो इसलिए पहले मैं आपको अपर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा और फिर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। तो कहता है कि अगर मैट्रिक्स ट्राइंगुलर फॉर्म में हो देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज ऑफ मेन डायगोनल। ठीक है ना। फिलहाल आप इस स्टेटमेंट को छोड़ें, पहले आप देखें कि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हम अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल आर 0। मेन डायगोनल क्या होता है आपका ये वाला, क्योंकि यहां से लिखना शुरू करते हैं ना, ये जो लीडिंग डायगोनल, मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, एक ही चीज के सारे नाम हैं ये। ठीक है, मेन डायगोनल के नीचे अगर सारे एलिमेंट 0 के बराबर होंगे तो उसको हम कहते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि एलिमेंट्स की ट्राइंगल देखें ऊपर बन रही है, ये एलिमेंट्स की ट्राइंगल ऊपर बन रही है, तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स अबव द मेन डायगोनल आर 0। ठीक है, अब एलिमेंट्स की देखें ट्राइंगल नीचे बन रही है तो लोअर ट्राइंगुलर कहलाएगी। तो ये डेफिनेशन थी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की। ठीक है, अगर मेन डायगोनल के नीचे एलिमेंट 0 होंगे तो अपर ट्राइंगल, अगर मेन डायगोनल के ऊपर 0 होंगे तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो जो वैसा मैट्रिक्स जो अपर ट्राइंगुलर हो या लोअर ट्राइंगुलर हो उसको ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। अब आपका मैट्रिक्स क्या है, ट्राइंगुलर है। अब कहने का मकसद क्या है कि हमें साबित करना पड़ेगा इफ़ ए, फर्ज कर लीजिए जी मेरे पास है मैट्रिक्स, वही ले लेते हैं जी ए बी सी डी, ए बी सी 0 डी ई 0 0 एफ। ठीक है, ये मैंने अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ले लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट लें, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो आ जाएगा ए बी सी 0 डी ई 0 0 ई, ओहो एफ आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया आपके पास अपर ट्राइंगुलर का डिटर्मिनेंट। अब कहता है इसको जब एक्सपेंड करोगे ना तो इसका आंसर पता है किसके बराबर आएगा, जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनकी प्रोडक्ट के बराबर, ए डी एफ। ठीक है, अब हमने प्रूफ करना है कि इसका आंसर किसके बराबर आएगा, ए डी एफ, क्योंकि मेन डायगोनल के यही एलिमेंट है ना।
अगर आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो आंसर किसके बराबर आएगा? प्रोडक्ट ऑफ द मेन डायगोनल एलिमेंट्स। लो जिसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी सी 0 डी ई 0 0 एफ। अब आप इसको एक्सपेंड कर दें जी, एक्सपेंड फ्रॉम R1। एक्सपेंड करना मैंने आपको सिखा दिया था जो आज का शुरू का लेक्चर था, एक्सपेंड फ्रॉम R1। तो ये आ गया जी A इंटू, ये कॉलम ख़त्म ये रो ख़त्म, ठीक है। क्या तरीका बताया था मैंने आपको? अगर आपने R1 से एक्सपेंड करना है, ये कॉलम ख़त्म ये रो ख़त्म, आपके पास आ गया DE 0F, DE 0F। उसके बाद पहला प्लस, फिर आगे आएगा माइनस, माइनस B इंटू ये वाला कॉलम ख़त्म ये वाला रो ख़त्म, तो ये आ गया जी आपके पास 0 0 EF प्लस, अगला प्लस का आ गया C इंटू ये कॉलम ख़त्म ये रो ख़त्म, ये भी आ गया आपके पास 0 0 D0। राइट राइट। अब इसको एक्सपेंड करेंगे आप तो क्या होगा? A इंटू ये DF ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये 0 हो जाएगा, DF माइनस 0 माइनस B इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 0 माइनस 0 आ गया जी, 0 माइनस 0 प्लस C इंटू उसके बाद इसको एक्सपेंड करेंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 0 माइनस 0। ये आ गया जी आपके पास ADF माइनस 0 प्लस 0, तो कट कटा के वर्ड उड़ा के जवाब आ गया जी आपके पास ADF, और यही आपने साबित करना था। राइट राइट। तो ये थी जी 8 प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट की। अब इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए एक्सरसाइज 4.2 का तिया पांचा करेंगे हम।